Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend, who is here to help you with your English language. तो हमारा चैप्टर चल रहा था दी थर्ड लेवल, है ना. चैप्टर हमारा चल रहा था दी थर्ड लेवल, जिसमें हमने स्टोरी देख ली थी काफ़ी आगे तक कि भाई जो हमारे यहाँ पे मेन कैरेक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे थे वो, या तो वो एस्केप कर रहे थे अपनी रियलिटी से इमेजिनेशन में जाकर, है ना, या फिर यहाँ कोई और ही ट्विस्ट चल रहा था. ठीक है, कुछ भी नहीं पता हमें अभी स्टोरी में क्या हुआ है ना, कि भाई मतलब समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे स्टोरी में. वो कैसे जो है एकदम ओल्ड जगह पर पहुँच गए, पास्ट में पहुँच गए. ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई थी. तो आज हम उसको क्लियर करेंगे, उसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कर लेंगे. तो आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास. But now we are both looking every weekend because now we have proved that the third level is still there. My friend Sam Wiener disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galesburg. ठीक है, अब जो हमारे नरेटर है वो यही बात कर रहे हैं कि भाई मैं कंफर्म हूँ कि भाई एक थर्ड लेवल भी है यहाँ पर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था रेलवे स्टेशन पर, है ना. और जो सैम है मेरा फ्रेंड, वो भी जो है पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया है. बट मुझे पता है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि उससे मैं जब भी वो आता था तो गेल्सबर्ग के बारे में बहुत कुछ बताता था. आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस. मैं उसको बताता था कि भाई मैं गेल्सबर्ग में ही स्कूल गया हूँ, और वो हमेशा बोलता था कि उसे वो जगह काफ़ी अच्छी लगती है जब मैं उसे बताता था. एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894. और वो वहीं पर ही है इन 1894. मतलब वो क्या कह रहे हैं हमारे जो नरेटर है कि भाई सैम जो है कहाँ पर है, पास्ट में है. बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो वॉट अ फर्स्ट डे कवर इज. ठीक है, अब वो बोलता है कि भाई जब मैं अपना स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था तो मुझे एक चीज़ मिली. पर आपको पता है फर्स्ट कवर क्या होता है ना. When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the data. ठीक है, देखो ना, फर्स्ट कवर क्या होता है कि जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं ना, जिन लोगों को बहुत शौक होता है स्टैम्प कलेक्ट करने का, तो वो क्या करते हैं, एक एनवेलप लिखते हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, और उस पर स्टैम्प लगा के खुद ही के एड्रेस पे क्या करते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं. तो ये क्या होता है, फर्स्ट कवर कहलाता है. ठीक है, तो ऐसा एक फर्स्ट कवर जो है हमारे जो नरेटर है उनको मिला था. देन द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर. दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप. और वो कभी भी नहीं खोले जाते हैं, उनमें सिर्फ ब्लैंक पेपर होता है अंदर. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर. ठीक है, उस रात जब मैं अपने जो पुराने मेरे फर्स्ट डे कवर्स थे उसमें मुझे एक कवर मिला जो वहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था. बट देयर इट वॉज, बट वो वहाँ था. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. वो वहाँ पर इसलिए था क्योंकि उसे किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को मेल किया था, भेजा था. That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 8, 1894. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. तो वो वहाँ पर था और गेल्सबर्ग का उसमें मेरे ग्रैंडफादर का एड्रेस था, और जो उस पे जो क्या बोलते हैं, जो पोस्ट मार्क था उस पे वो सब दिख रहा था कि भाई जुलाई 1894 का था वो. द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. ठीक है, स्टैम्प जो था वो 6 सेंट का था. सेंट जैसे हमारे होते हैं ना पैसे, रुपीज़ और पैसे, वैसे ही होता है ना, डॉलर और सेंट. तो पिक्चर बनी हुई थी उस पर किसकी, प्रेसिडेंट गारफील्ड की. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. The paper inside wasn't blank, it read. ठीक है, अब क्या था कि भाई जो मैंने खोला तो वैसे फर्स्ट कवर्स में कुछ भी नहीं होता अंदर, बट जब मैंने उसको खोला तो पेपर वहाँ ब्लैंक नहीं था. उसमें क्या लिखा था देखो, पूरा एड्रेस 941 विलर्ड स्किल गेल्सबर्ग इलिनॉइस, जुलाई 8, 1894. मतलब वो फर्स्ट डे कवर कब का था, 1894 का था. चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट. Then I got to believing you were right, and Charlie, it's true. I found the third level. I've been here 2 weeks, and right now down the street at the deli, someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing Sing Nelly Home. And I'm invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me.
ठीक है। अब यहाँ पे एक लेटर मिला था चार्ली के नाम पे, ठीक है, जो हमारे नरेटर है उनके नाम पे, कि मैं जो है हमेशा विश करता था कि तुम सही हो और तुम जो हो बिल्कुल सही हो, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और मैं अभी जो है वहीं हूँ, गेल्सबर्ग में ही हूँ, वहाँ पे लोग जो है गा रहे हैं, पियानो बज रहा है, और मुझे जो है लेमिनेट के लिए इनवाइट किया है किसी ने, लेमिनेट शिकंजी, ठीक है। तो अब वो कहता है चार्ली एंड लुइजा तुम भी आ जाओ, लुइजा चार्ली की वाइफ है ना, देखते रहो ढूंढते रहो तुम्हें जब तक नहीं मिलता थर्ड लेवल, क्योंकि ये जो है वर्थ इट है, ठीक है, मेरा यकीन करो थर्ड लेवल ढूंढना वर्थ इट है। द नोट इज साइंड सैम, और लेटर किसने भेजा था? सैम ने। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, ठीक है, जहाँ पे मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर जाता हूँ वहाँ मुझे पता चला सैम ने जो है $800 की पुरानी करेंसी खरीदी है। That ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. ठीक है, अब उसने बोला कि उसने जो है $800 की कम से कम करेंसी बदलवाई थी, जो काफ़ी थी आराम से वहाँ उसका बिजनेस सेट करने के लिए। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस, वाई? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। अब स्टोरी यहाँ तुम्हें कुछ समझ आई? सैम जो था वो चार्ली का साइकेट्रिस्ट था, है ना, जिसको पूरी स्टोरी चार्ली सुना रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, थर्ड लेवल वाला सीन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था बेसिकली, ये सच नहीं था, है ना। यहाँ पे क्या था, चार्ली जो है वो अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से काफ़ी परेशान था, तो इसलिए वो क्या कर रहा था, एस्केप कर गया था अपनी इमेजिनेशन में, जहाँ पे उसने ये पूरी दुनिया बनाई, जहाँ पे उसने वो थर्ड लेवल वाली कहानी बनाई। ऑब्वियसली कैसे, सैम उसका साइकेट्रिस्ट था, उसके सामने है, उसकी बातें सुन रहा है, तो वो कैसे हो सकता है इतने पुराने टाइम में पास्ट में वहाँ से लेटर लिख सकता है? ये जो लेटर था या तो ये कुछ भी नहीं था, या तो ये ब्लैंक था, सिर्फ चार्ली ने इमेजिन किया था, या चार्ली ने खुद ही इसको लिखकर वहाँ डाला हुआ था, ठीक है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, लेकिन ये क्या था बेसिकली चार्ली की सिर्फ इमेजिनेशन थी, ठीक है। तो चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो, फिर इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। स्टैक, ढेर किसी भी चीज का, है ना। वॉकिंग ड्रीम, जो मतलब वेकिंग ड्रीम मतलब एक खुली आंखों से सपना देखने वाली बात। वंडर, इधर उधर घूमना। सब अर्बन, उपनगरीय। डक्ड, झुका लेना ना, शरीर ऐसे झुका लेना। आर्क्ड, धनुषाकार। बम्पिंग, किसी चीज में जाके टकरा जाना, भिड़ जाना। वेस्ट, स्वेटर। स्नैप्ड, तोड़ना। लोकोमोटिव, रेल इंजन। क्लर्क, अफसर, ठीक है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो। What does the third level refer to? ठीक है, थर्ड लेवल क्या था बेसिकली, पहले तो ये बताना है। थर्ड लेवल refers to the subway at the Grand Central Station which originally only had 2 levels. ठीक है, थर्ड लेवल जो है वो एक लेवल था कहाँ पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, जिसपे सिर्फ 2 ही लेवल्स थे। तीसरा लेवल क्या था, चार्ली की इमेजिनेशन थी। चार्ली was hallucinating one night while going home when he reached the third level. It is a world of fantasy that Charlie created to escape from reality. तो चार्ली जो है वो एक दिन क्या हो, इमेजिनेशन कर रहा था, इस चीज़ की इमेजिन कर रहा था, और ये क्या थी, एक फैंटेसी थी जो चार्ली ने खुद क्रिएट की थी रियलिटी से भागने के लिए। Would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? क्या चार्ली जो है कभी दोबारा जो है थर्ड लेवल पे जो टिकट काउंटर था वहाँ जाएगा अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए टिकट खरीदने? No, Charlie would never go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife because the third level does not exist. It was his imagination. जा ही नहीं सकता वो, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, थर्ड लेवल था ही नहीं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। रीडिंग विद इनसाइट वाले देखो। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली एंड वाई? आपको क्या लगता है कि थर्ड लेवल जो था क्या वो चार्ली के लिए रियलिटी एस्केप करने का कोई माध्यम था, और ऐसा लगता है तो क्यों लगता है? Yes, the third level of the Grand Central Station was a medium of escape for Charlie. बिल्कुल एक माध्यम था चार्ली के लिए रियलिटी से एस्केप करने का। Most of the time it is a picture of the simple past of our forefathers who we believe were happier. Mostly क्या होता है कि भाई चार्ली के दिमाग में भी यही बना हुआ था कि यार उसके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइफ गुजारी है, काफ़ी हैप्पियर टाइम्स में रहे वो। It is an escapist world which one weaves around to be off the current day problems
प्रॉब्लम्स, वरीज, एंजाइटीज एंड टेंशंस। तो भाई एक एस्केपिस्ट जो होता है ना, जो मतलब अपनी प्रॉब्लम से बचने के लिए इमेजिनेशन में चले जाता है ना, तो क्या होता है, वैसे ही चार्ली ने भी एक दुनिया अपनी बना ली थी भाई, कि वो पास्ट में चले गया था, है ना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। क्लियर? वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सैम ने जो चार्ली को लेटर लिखा था उससे आपको क्या समझ आया, है ना? द वे चार्ली डिस्कवर्ड सैम्स लेटर वॉज रादर मिस्टीरियस। चार्ली ने जिस तरीके से हमें बताया कि सैम ने ऐसा ऐसा लिखा था लेटर में, वो काफी कैसा लग रहा था, रहस्यमय लग रहा था। इट वॉज वन ऑफ दोज फर्स्ट डे कवर्स पीपल यूज टू मेल टू देमसेल्व्स बैक इन टाइम विद अ ब्लैंक पेज इनसाइड। ठीक है, अब वो जो एनवेलप था वो क्या था, फर्स्ट डे कवर था, है ना, जो लोग खुद को ही बेचते थे जब स्टैम्प कलेक्ट करते थे, और वो अंदर खाली होता था। सो टू बिगिन विद द कवर हैड अ लेटर इन इट एंड नॉट अ ब्लैंक पेज इन इट। सेकेंडली द लेटर डेट्स बैक टू 18 जुलाई 1894। है ना, आप देखो यहाँ पे दो चीज़ें थी, पहला कि भाई वो अंदर से ब्लैंक नहीं था, दूसरा जो लेटर था उस पर डेट क्या थी, 18 जुलाई 1894, when Sam the writer of the letter didn't exist because both Sam and Charlie exist in the present time। और 1894 में तो सैम और चार्ली दोनों पैदा ही नहीं हुए थे ना, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे पता चलता है कि भाई चार्ली और सैम जो है 1894 में तो चार्ली के ग्रैंडफादर्स वगैरह थे, तो ऑब्वियसली चार्ली कहाँ पर ही एग्जिस्ट करेगा, है ना। किल इट वॉज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। तो इससे साफ पता चलता है कि भाई ये चार्ली की सिर्फ इमेजिनेशन का ही रिजल्ट था। नेक्स्ट देखो, the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? अब जो अभी जो हमारी लाइफ चल रही है वो इतनी ज़्यादा फास्ट पेस्ड है, इतना हमें लगता है कि हमें करियर बनाना है, सक्सेसफुल होना है, तो काफ़ी इनसिक्योरिटीज़, काफ़ी डर, काफ़ी जिम्मेदारियाँ, काफ़ी चिंता वाला है हमारा ये टाइम। तो कैसे आप जो है इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो? मैन ऑफ्टन क्रिएट्स इन हिज फैंटेसीज अ वर्ल्ड विच इज समवेयर बिटवीन हिज डिजायर एंड रियलिटी। देखो बहुत बार हमारे साथ भी होता है, हम जो है ऐसे सोचते हैं कि यार हम जो है काश की ये हो जाते, हमारा काश की प्रमोशन हो जाता, हमारे पास काफ़ी पैसे होते, हमारे पास ये होता वो होता। तो हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, कभी कभी हम सपने भी देखते हैं ऐसे, यार मैं तो कल सपने में मेरा प्रमोशन हो गया था। तो मैन, क्या इंसान जो है ना वो उसकी टेंडेंसी है, ठीक है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप जो है ना जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं आप उनको इमेजिन कर लेते हो, या फिर उनको जो है सोचने लग जाते हो। एंड ऑफ्टन सीक्स रेस्पाइट बाय ट्रांसपोर्टिंग हिमसेल्फ टू इट मेंटली। आप मेंटली उस चीज़ में चले जाते हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो रियलिटी में हो रहा है। टाइम ट्रेवल इज अनदर वे ऑफ ओवरकमिंग स्ट्रेस। वी ट्रेवल बैक इन टाइम टू द पास्ट विच वी बिलीव वाज अ क्वाइटर एंड हैप्पियर एरा। बहुत बार होता है, हम सोचते हैं यार जब हम छोटे थे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी हमारे ऊपर, आराम से खाते पीते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था, कोई रोक टोक नहीं थी। अब तो इतना सोच के चलना पड़ता है, बंद गए। तो ऐसा होता है कि टाइम ट्रैवलिंग वाली चीज़ हो जाती है। नॉस्टैल्जिक मेमोरीज टू आर ऑफ्टन अ वे ऑफ एस्केप फ्रॉम द हैरेसिंग प्रेजेंट। और वही जो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज होती हैं, हमारी बचपन की मेमोरीज होती हैं, ये भी हम क्या करते हैं, हमें मदद करती है रियलिटी से भागने के लिए, एस्केप करने से लिए। डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? क्या आपने एक इंटरसेक्शन देखा टाइम एंड स्पेस का, इंटरसेक्शन, टकराव देखा टाइम और स्पेस का? यस, देयर are a lot of instances that tell us about the intersection of time and space in the story। काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हुई इसमें जो ये चीज़ दिखाती है। फर्स्ट intersection being the one between first two levels of the Grand Central Station and its third level which is based somewhere in the 1890s whereas the former exists in the present times। ठीक है, आप देखो पहला चीज़ तो हमने कहाँ देखा कि भाई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे दो लेवल हैं प्रेजेंट टाइम्स में, लेकिन पुराने टाइम में वहाँ पे एक थर्ड लेवल भी होगा, तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन हुआ। ठीक है, ऑल्सो व्हेन चार्ली वेंट टू बाय टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग existed in 1980, सॉरी 1894 while he and his wife exist in the present times। दूसरी चीज़ कि भाई वो गेल्सबर्ग का टिकट लेने गए तो वो थर्ड लेवल पे थे, जहाँ पे सब चीज़ें कहती थी कैसी थी, 1894 वाली थी, है ना, बट वो खुद कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट टाइम्स में। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है स्पेस और टाइम का। ठीक है, चार्ली गोज टू गेट ओल्ड करेंसी टू बाय टिकट्स टू गो टू द गेल्सबर्ग ऑफ 1894। अब दूसरी बात तुम देखो भाई, ऑब्वियसली अगर तुम पास्ट में जा रहे हो तो तुम कैसे, प्रेजेंट वाली करेंसी तुम्हारे पास है, तुम कैसे चेंज कर रहे हो करेंसी,
है ना। इट मीन्स फ्यूचर में तो वो करेंसी होनी नहीं चाहिए थी, तो तुम चेंज कैसे कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन दिखा हमें। द आर्किक मैनर ऑफ ड्रेसिंग बाय द पीपल एंड द न्यूज पेपर द वर्ल्ड डेटेड जून 11 1894 ऑल्सो ओवरलैप विद चार्लीज रियल टाइम वर्ल्ड इन एग्जिस्टेंस। अगली चीज, लोगों का वहाँ का ड्रेसअप वो बिल्कुल पुराने टाइम्स का था, और जो न्यूज़पेपर था उसमें भी 11 जून 1894 डेट डली हुई थी, वो चीज़ भी काफ़ी ओवरलैप करी। Finally, the letter that was mailed to Charlie's grandfather on 18 July 1894 highlights the intersection of time and space. और एक लेटर जो चार्ली के ग्रैंडफादर को लिखा गया था 18 जुलाई 1894 में, वो भी इंटरसेक्शन दिखाता है ना। बट ये सब क्या था, इमेजिनेशन था, रियलिटी नहीं थी। Apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection. Discuss. भाई कोई चीज़ जो इलॉजिकल हो, स्टार्टिंग में कोई चीज़ जो इलॉजिकल हो, आगे जाके वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन बन सकती है ना। ऐसा कैसे? यस, आई डू बिलीव दैट apparently illogically sometimes I turn out to be a futuristic person. Anyone who does an invention is apparently a step towards the future and appears like a futuristic projection. देखो पहले हमेशा क्या होता है, देखो अगर हम देखो चलो सब छोड़ो, सिर्फ हम साइंस में थियरीज की बात करते हैं। पहले क्या होता है, इलॉजिकल थियरीज बनती हैं, ऐसा हो सकता है, फिर उसको प्रूव करते हैं, उसमें मिस्टेक्स निकलती हैं ना, उसमें ड्रॉबैक्स निकलते हैं, फिर नेक्स्ट थियरी आती है, उसमें कोई ड्रॉबैक्स होते हैं, फिर अगली थियरी आती है जो जाके लॉजिकल निकलती है। तो क्या होता है कि एपरेंटली अगर कोई चीज़ इलॉजिकल है, डजेंट मीन कि उसका कोई सेंस नहीं है, वो फ्यूचर में जाके कुछ अच्छा बता सकती है ना। Before the Wright brothers invented the first aeroplane, nobody could have dared to believe that man could fly. ठीक है, जब तक जो है राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन नहीं बनाया था, उससे पहले लोगों ने सोचा था क्या, कभी लोगों ने पहले सोचा था कि हम जो है हवा के जरिए ट्रैवल कर पाएंगे? नहीं ना। तो ये क्या था, ये एक इलॉजिकलिटी जिसको फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया गया। बिफोर ग्राम बेल्स इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन इट वॉज अ थिंग पीपल कुड हैव ओनली इमेजिन सीइंग, है ना। आप जब टेलीफोन नहीं बना था तब क्या था, मेल्स थे, टेलीग्राम्स थे, यही था। थॉमस एडिसन हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, नो वन बिलीव्ड इन हिम एट फर्स्ट बट ऑल ही हैड वाज एन आइडिया इन हिज माइंड। जब उन्होंने लाइट बल्ब वाली बात डिस्कस की तो लोगों ने उनका यकीन ही नहीं किया, है ना। All these thoughts soon turn into reality and the things that seem illogical might actually be a step into our future. ठीक है, लेकिन आगे जाके क्या हुआ, ये सारी चीज़ें फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो गई और उन्होंने हमें फ्यूचर में काफ़ी मदद की। Philately helps keep the past alive. Discuss other ways in which this is done. What do you think of the human tendency to constantly move between the past, the present and the फ्यूचर? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि भाई क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या ह्यूमन टेंडेंसी है जिसकी वजह से आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बीच ट्रेवल कर सकते हो, मूव कर सकते हो, है ना। तुम्हारा क्वेश्चन ये कह रहा है। और दूसरी बात इसने क्या बोली है कि भाई जो फिलेटली है, फिलेटली क्या होता है, बेसिकली जो आप कलेक्शन कर रहे हो ना, जो स्टैम्प कलेक्शन जो करते थे चार्ली, वो क्या कहलाता है, फिलेटली। क्लियर, फिलेटली का मतलब है स्टैम्प कलेक्शन, है ना। ये चीज़ें हेल्प करती हैं आपको आपका पास्ट जिंदा रखने में। तो फिलेटली डज इंडीड हेल्प इन कीपिंग द ट्रेजर्स ऑफ पास्ट लाइफ। देखो ऑब्वियसली स्टैम्प वगैरह या कॉइन्स वगैरह आप कलेक्ट करते हो तो आप जब किसी को दिखाते हो तो आप उसको बताते हो कि भाई देखो 10 साल पहले, 100 साल पहले ऐसी चीज़ें, ऐसे मनी होता था, ऐसे कॉइन्स होते थे, ऐसे स्टैम्प्स होते थे, है ना। तो ये क्या होता है, पास्ट आपका अलाइव रखने में मदद करता है। Besides philately, there are numerous other ways to keep the past alive. Philately के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। Collecting historical artifacts, paintings and statues. कभी देखा है आपने जो म्यूज़ियम वगैरह होता है उसमें क्या होती है, सारी चीज़ें हिस्टोरिकल होती हैं, सारे हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो बताते हैं कि भाई पहले कैसे तलवारें यूज़ होती थी या पहले के टाइम में कैसा था, क्या कल्चर था, सब चीज़ें हमें इन्हीं चीज़ों से पता चलती है। तो इस तरीके से आप जो है पास्ट को जिंदा रख सकते हो। First day covers, etc., are all a few ways of revisiting history. This capacity to oscillate between the past, present and future is a great intellectual gift. इससे क्या होता है, आप past, present, future चीज़ें देख सकते हो ना, जो एक intellectual gift है. Their tendency to connect with the past from time to time helps them stay connected to the roots while helping them to face the present and future challenges. अगर आप अभी देखोगे कि भाई बहुत सी चीज़ें जो हम ट्रेडिशनल वे में ही करते आ रहे हैं, जो हमने पास्ट से ही सीखी हैं, है ना, तो वो सब चीज़ें हमने कैसे सीखी हैं,
भाई कोई तो प्रूफ हमें मिला होगा ना, हमने बुक्स के थ्रू पढ़ा है कि भाई पास्ट में ऐसा ऐसा होता था, तो हम आज भी उसकी रूट से कनेक्टेड हैं, है ना, हम आज भी ट्रेडिशन वैसा ही फॉलो कर रहे हैं. सच अ टेंडेंसी हेल्प्स इन इंश्योरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड लर्निंग फ्रॉम दैम. इससे हमें क्या होती है, मदद भी मिलती है डिसीजन मेकिंग में, कि नहीं भाई हाँ चलो पहले ये हुआ था तो इसका ये चीज़ हो सकती है, या हम इसमें अपना कुछ इम्प्लाई करें तो हो सकता है. तो डिसीजन मेकिंग से हमें काफ़ी सारी चीज़ें भी, मतलब डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्प होती है इन सब चीज़ों से. ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो फिनिश हो जाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. तो आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.